हेलो, देखिए चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 व्यंग निबंध वैष्णव की फिसलन हरिशंकर परसाई, यानी जो चैप्टर नंबर 2 है या यूनिट नंबर या टॉपिक नंबर आप 2 है आपका है, इसमें है वैष्णव की फिसलन हरिशंकर परसाई, यानी हरिशंकर परसाई क्या हैं, इसके राइटर हैं। इसके राइटर कौन हैं? हरिशंकर परसाई जी हैं। तो पहला जो आपने खोल रखा होगा जहाँ पर लिखा रहता, इसमें अगर देखोगे तो मेन चीज़ें क्या है, जैसे इसमें क्या पूछा जाता है, निबंध का सार और निबंध का वाचन क्या है। जैसे इसमें लिख रखा है निबंध का सार और निबंध का वाचन बताइए, यानी मेनली पूछा जा रहा है कि जो पूरा निबंध है, व्यंग निबंध जो हमारा पूरा चैप्टर है, उसको आपको शॉर्ट में बताना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यानी निबंध का सार हो गया, ठीक है। दूसरा जो इसमें पूछा गया संदर्भ सहित व्याख्या। वैसे अगर मैं आपको बता दूं, संदर्भ सहित व्याख्या की आने की जो होती है ना, बहुत कम चांसेज होता है, ठीक है। तो जो संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जाती है वो उसके चांसेज जो रहते हैं उसके इसमें, जैसे इसमें निबंध का सार लिखने के हो गया, यानी क्वेश्चन अगर देखेंगे कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, निबंध का सार बताओ। दूसरा जो संदर्भ सहित व्याख्या आती है ना, बहुत आसान है करना, वैसे अभी तक आया नहीं है प्रेजेंट टाइम में। अगर देखोगे प्रीवियस में जब एग्जाम होता तो संदर्भ सहित व्याख्या कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है। दूसरा अगर इसमें देखेंगे निबंध की कथ्य या अंतर्वस्तु, निबंध का कथ्य या अंतर्वस्तु, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, निबंध का कथ्य या अंतर्वस्तु क्या है। उसके बाद क्या है, चरित्र विधान, ठीक है। उसके बाद क्या है, चरित्र विधान भी पूछा जाता है, ठीक है। चरित्र विधान का मतलब होता है इसमें जितने कैरेक्टर हैं, ठीक है, यानी इसमें जितने लोग हैं या जितने भी व्यक्ति हैं उनका चरित्र यानी उनका कैरेक्टर कैसा है, ये भी कई बार पूछा जाता है। और कई बार पूछा जाता है कि वैष्णव की फिसलन में वैष्णव का चरित्र आपको कैसा दिखाई देता है, यानी जो वैष्णव है, जो इसमें देखोगे कि भगवान विष्णु का जो बहुत बड़ा भक्त है और कहीं कहीं क्या है, एक कारोबारी है या कह सकते हो व्यापारी है, वो क्या है और उसका कैरेक्टर कैसे इसमें दिखाया गया है। उसके बाद लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, यानी लेखक के व्यक्तित्व अभिव्यक्ति कभी पूछा नहीं गया, ये नहीं रहेगा इंपॉर्टेंट। अगला जैसे इसमें संरचना शिल्प इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, संरचना शिल्प वेरी इंपॉर्टेंट। निबंध का शीर्षक, निबंध का शीर्षक जो पूछा गया है, निबंध का शीर्षक भी कई बार पूछा जाता है। और निबंध का शीर्षक जो पूछा जाता है उसमें पूछते हैं कि निबंध की शीर्षक की सार्थकता कितनी है, ये पूछा इसमें जाता है कि जो प्रेजेंट टाइम में जिस हम निबंध को पढ़ रहे हैं, व्यंग निबंध को पढ़ रहे हैं, क्या प्रेजेंट टाइम में भी ऐसे वैष्णव जैसे लोग समाज में व्याप्त हैं या बने हुए हैं जो धर्म का सहारा लेकर के व्यापार कर रहे हैं और कहीं कहीं धर्म की आड़ में अपने गलत व्यापार को या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसको धर्म के सहारे कहीं कहीं जस्टिफाई या उसको सही ठहराने की कोशिश करते हैं। तो इसको ये पूछा जाता है कि शीर्षक की सार्थकता क्या है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका प्रतिपाद, ठीक है। प्रतिपाद यानी इसका जो लिखा गया इसके पीछे लिखने का मेन उद्देश्य और मेन मेन कारण क्या है। देखो इसमें जो प्रतिपाद पूछा जाता है इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, निबंध का इसमें रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, निबंध का सार निबंध का वाचन इंपॉर्टेंट है। कथ्य या अंतर्वस्तु दूसरा इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरा कह सकते हो संरचनाशील क्या होता है यानी भाषा शैली, या फिर कह सकते हैं प्रतिपाद और शीर्षक की उपयोगिता कितना, प्रेजेंट टाइम में शीर्षक कितना उपयोगी। मेनली इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनी रहती हैं, ठीक है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है या जो क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, यही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं चैप्टर नंबर 2 से। अब ये बता सकते हो कि जब मैं इसमें आप देखिए जो प्रतिपाद है उसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्रतिपाद के बाद मैं आपको इसकी भाषा शैली बता दूंगा या संरचना शिल्प हम जिसे कहते हैं, ठीक है। प्रतिपाद वाले सेक्शन पे आ जाइए और जो आपको प्रतिपाद मिलेगा आप इसमें आ जाइए। बड़ा ही बहुत ही कम दे रखा, अगर बुक में देखोगे तो बहुत ही कम दिया हुआ है, छोटा सा दिया हुआ है ना। इसमें पेज नंबर 52 पे आ जाइए, ठीक है। पेज नंबर 52 पे प्रतिपाद, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, जब प्रतिपाद पूछा जाएगा क्या पूछेंगे, वैष्णव की फिसलन, वैष्णव की फिसलन निबंध के प्रतिपाद को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन को लिख लीजिए, जितनी मैं हेडिंग बोलूंगा हेडिंग को नोट डाउन करते चले जाना है, ठीक है। जितनी भैया हेडिंग बोलूंगा उसको लिख लेना, बाकी अपना एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है, आराम आराम से। मैं इसमें कई सारी हेडिंग निकाल करके दे दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा कि हाँ यहाँ, ठीक है, हाँ रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए वैष्णव की फिसलन व्यंग निबंध के प्रतिपाद को स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। सबसे पहले जैसे आपने लिखा क्वेश्चन नंबर लिख दिया, आपने क्वेश्चन नंबर लिखा 1, वैष्णव की फिसलन व्यंग निबंध का प्रतिपाद को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद क्या लिखोगे, भूमिका, ठीक है, ध्यान से सुनो। भूमिका में क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे वैष्णव की फिसलन व्यंग निबंध हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया
एक निबंध है जिसमें हरिशंकर परसाई जी एक वैष्णव नाम के व्यक्ति के जरिए, एक वैष्णव नाम के व्यक्ति या कह सकते हैं उद्योगपति के जरिए यह बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से समाज में ऐसे बहुत सारे लोग व्याप्त हैं या बने हुए हैं जो अपने गलत कार्य को, या कह सकते हैं अपने उनका गलत कार्य है या गलत व्यापार है, या कह सकते हैं जो गलत काम कर रहे हैं उनको कहीं न कहीं वो क्या करते हैं, अपने धर्म के द्वारा यानी धर्म के सहारे उसको जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, वो धर्म के जरिए उसको जायज़ ठहराने की या सही बताने की कोशिश करते हैं। आज प्रेजेंट टाइम में भी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जब उनसे पूछोगे, ठीक है, जब ठीक है मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वैष्णव की फिसलन निबंध के प्रतिपाद को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जो आपने लिखोगे भूमिका में लिखोगे वैष्णव की फिसलन हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया एक व्यंग्य निबंध है, जिसमें हरिशंकर परसाई जी एक वैष्णव नाम के व्यक्ति के जरिए समाज के उन लोगों पर व्यंग करते हुए में नजर आते हैं जो लोग धर्म का सहारा लेकर के अपने व्यापार को, अपने उद्योग को या गलत कामों को सही ठहराने की या जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं। और इस व्यंग निबंध में हरिशंकर परसाई जी समाज में उन लोगों पर व्यंग करते हैं जो लोग धर्म का सहारा लेकर के गलत व्यापार करते हैं या सूदखोरी का काम करते हैं और ब्याज पर पैसे लगाते हैं। इस निबंध में एक वैष्णव नाम का व्यक्ति है जो सूदखोरी का काम करता है। सूदखोरी का मतलब होता है ब्याज पर पैसे देना। वो क्या करता है, ब्याज पर पैसे देता है और क्या करता है, उसने बहुत सारी संपत्ति को जोड़ रखा है। क्या वैष्णव नाम के व्यक्ति ने क्या कर रखा है, अपनी बहुत सारी संपत्ति या प्रॉपर्टी को उसने क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। और कहीं न कहीं जितने भी वो गलत कार्य करता है भगवान विष्णु का वो भक्त है और कहीं न कहीं भगवान विष्णु को ही वो दोष लगाता है। ये सारी जितनी मैंने जोड़ रखा है या जितनी संपत्ति या प्रॉपर्टी मैंने इकट्ठा कर रखी है भगवान विष्णु की कृपा से इकट्ठा कर रखी है। और सारी जायदाद जो है, जायदाद का मतलब प्रॉपर्टी, जितनी सारी जायदाद है उसको कहीं न कहीं क्या कर रखा है, भगवान विष्णु के सुपुर्द नाम कर रखा है, यानी उन्हीं के नाम से उसने रजिस्ट्री करवा रखी है। और सारे जो गलत काम करता है उसको धर्म के जरिए कह सकते हो, भगवान विष्णु के जरिए उसको सही ठहराने की कोशिश करता है। इस व्यंग्य निबंध के लिखने के पीछे हरिशंकर परसाई जी का जो उद्देश्य रहा होगा उसको हम निम्नलिखित पॉइंटों के जरिए दर्शाया गया है। इतना आपने लिख दिया भूमिका में। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद अगली हेडिंग एक बनाओगे प्रतिपाद। उसके बाद हेडिंग क्या बनेगी, प्रतिपाद। ठीक है, प्रतिपाद में क्या लिखोगे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रतिपाद का मतलब वह होता है कि जब कोई रचनाकार या कहानीकार या कथाकार या कह सकते हो निबंध लिखने वाला या व्यंग्य निबंध लिखने वाला कथाकार जो होता है, जो अपनी रचना को लिखता है, किसी भी रचना के लिखने के पीछे, ध्यान सुना, किसी भी रचना के लिखने के पीछे राइटर का जो उद्देश्य होता है, क्या, किसी भी रचना को लिखने के पीछे राइटर का जो उद्देश्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्रतिपाद कहा जा सकता है। और जो सेकंड आप हेडिंग बनाओगे उसमें क्या लिखोगे, प्रतिपाद। प्रतिपाद किसे कहते हैं, आपने ब्लैक पेन से लिखा, हेडिंग लिखा प्रतिपाद, फिर उसको क्या लिखोगे, प्रतिपाद का मतलब यह होता है कि जब कोई रचनाकार, कहानीकार या व्यंग्य निबंध लिखने वाला राइटर जब किसी रचना के पीछे उसका जो उद्देश्य होता है, उसका जो उद्देश्य है हम उसको क्या कहते हैं, प्रतिपाद कहा जाता है। और हरिशंकर परसाई जी का इस रचना के लिखने के पीछे निम्नलिखित प्रतिपाद रहा है। फिर एक बड़ी हेडिंग बनाओगे, हरिशंकर परसाई, फिर लिखना वैष्णव की फिसलन का प्रतिपाद, यानी उसके लिखने, प्रतिपाद का मतलब होता है कि जब किसी कहानी को लिखा जाता है उसका उद्देश्य क्या रहा। ठीक है, तो इसमें हम अलग अलग उद्देश्य क्या हैं, यानी हरिशंकर परसाई जो हैं वो जो इस रचना को लिख रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है, तो उन उद्देश्यों को हम क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट बनाएंगे और अलग अलग पॉइंटों में लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। इस निबंध के प्रतिपाद से तात्पर्य है कि परसाई जी इसमें क्या प्रतिपाद बताया है। ठीक है, क्या प्रतिपाद बताया है और क्यों बताया है। अतः प्रतिपाद के अंतर्गत एक आग्रह और अनुरोध किया जाता है जो लेखक पाठकों के जरिए प्रेरित और प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत निबंध में हरिशंकर परसाई जी का लक्ष्य, ध्यान रहा, प्रस्तुत निबंध में पहला उनका प्रतिपाद क्या है, लिखने का उद्देश्य क्या रहा, सूदखोरी और कालाबाजारी होटल व्यवसाय में बढ़ रहे भ्रष्टाचार से अवगत कराना। क्या लिखोगे, भ्रष्टाचार, यानी कह सकते हो इसमें लिख देना सूदखोरी और कालाबाजारी। हेडिंग क्या लिखोगे, सूदखोरी और कालाबाजारी
होटल व्यापार में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, ये इसको आपने हेडिंग सूदखोरी भ्रष्टाचार कालाबाजारी का लिख देना। भ्रष्टाचार जो है इसमें फिर इसको एक्सप्लेन क्या करोगे, एक्सप्लेन का मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें इस व्यंग्य निबंध में अगर देखेंगे तो पहला हेडिंग क्या लिखोगे भैया, लिख देना सूदखोरी और कालाबाजारी के व्यवसाय को पर्दाफाश करने के उद्देश्य से। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें एक्सप्लेन क्या करोगे, हरिशंकर परसाई जी इस व्यंग्य निबंध में उन व्यापारियों पर या जो सूदखोरी और कालाबाजारी करते हैं उनका कहीं न कहीं उन्होंने क्या किया है, उनका पर्दाफाश किया और समाज के सामने बताने का प्रयास किया है कि जो लोग कालाबाजारी और कह सकते हैं सूदखोरी, यानी सूदखोरी का मतलब होता है ब्याज पर पैसे देना, उन लोगों का पर्दाफाश किया है। और ये लोग क्या करते हैं, धर्म का सहारा लेकर या कह सकते हैं पाखंड के जरिए क्या करते हैं, धर्म का सहारा लेकर के अपने गलत व्यापार को या भ्रष्टाचार को कहीं न कहीं जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं। अगली हेडिंग बना लेना, होटल व्यवसाय में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लेकर के। अगली हेडिंग क्या लिखोगे, होटल व्यवसाय में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के उद्देश्य है। यानी इसमें क्या लिखोगे, हरिशंकर परसाई जी इस निबंध में क्या लिखोगे, हरिशंकर परसाई जी इस निबंध में होटल में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लेकर के या होटल व्यवसाय में जिस तरह का करप्शन है या कह सकते हैं उसमें जिस प्रकार के तरह तरह के उसमें जो अगर देखोगे कि होटल व्यवसाय में अगर आप बड़े बड़े होटलों में लोग ठहरने आते हैं, उनको जिस प्रकार से कह सकते हो कि इतना ज़्यादा पैसे पे किए जाते हैं, उसमें जिस प्रकार के मांस है, मदिरा है और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं। दूसरा इसमें वैष्णव के जरिए जो वैष्णव को तरह तरह के जब उसमें कस्टमर आते हैं उसको प्रोवाइड करवाने के लिए वहाँ पर जिस प्रकार से बोला जाता है कि हमें उन्हें क्या चाहिए, उन्हें नॉन वेज चाहिए या उन्हें बियर चाहिए, उन्हें शराब चाहिए, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं सभी होटलों में कहीं न कहीं बढ़ रही, लगातार चीज़ें हो रही हैं। यानी होटल व्यवसाय में देखोगे तो होटल ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार की, चाहे वो ज़रूरी है और गैर ज़रूरी सभी चीज़ों को कहीं न कहीं वो अपने होटल में परमिशन देते हैं और भ्रष्टाचार करके अपने होटल व्यवसाय को बढ़ा चढ़ा रहे हैं। इसका भी हरिशंकर परसाई जी का उद्देश्य रहा होगा ताकि होटल व्यवसाय में जो भ्रष्टाचार है उसको कहीं न कहीं जनता के सामने लाया जाए और इस बढ़ रहे भ्रष्टाचार को कहीं न कहीं कम किया जा सके। ठीक है, देखो इसमें क्या होता हाँ, है, क्योंकि पूरी लिखी थी इसलिए बोला। इसमें क्या है, मैं दोबारा हेडिंग रिपीट कर देता हूँ, होटल व्यवसाय में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के उद्देश्य। यानी होटल व्यवसाय में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है या करप्शन है उस उद्देश्य हरिशंकर परसाई जी का है कि जो होटल व्यवसाय में जो पूरा भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, उस करप्शन को कम किया जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा इस चैप्टर में कि जो वैष्णव है वो क्या होटल व्यवसाय, उसने होटल खोल रखा है और होटल में उसके जो कस्टमर हैं, जो कस्टमर है या जो उसका कह सकते हो कि जो लोग वहाँ पर ठहरने के लिए आ रहे हैं वो जिस तरह की मांग करते हैं, चाहे उनकी मांग जायज़ है चाहे उनकी मांग नाजायज़ है, सभी प्रकार की मांगों को क्या कर रहा है, वो पूरा करते ही जा रहा है। ठीक है, किसी भी प्रकार की उसकी मांग रहेगी उन लोगों की, वो सभी प्रकार की मांगों को क्या करता है, पूरा ही कर देता है। तो इसमें कह सकते हैं होटल व्यवसाय में जिस तरह की चीज़ रही वो लोभ लाभ पर आधारित संपूर्ण व्यवसाय की विकृतियों और समाज विरोधी स्वरूप पर व्यंग्य के माध्यम से उद्घटित करते हुए पाठक को जागरूक बनाते हैं। दूसरा कर सकते हो, इसमें लिखना, अगली हेडिंग में बोल रहा हूं, लिखो लोभ लाभ पर आधारित व्यवसाय। क्या लिखना, लोभ लाभ पर आधारित व्यवसाय। आज जो लोभ लाभ पर आधारित व्यवसाय लिखना, लोभ का मतलब होता लालच, लोभ लाभ पर आधारित व्यवसाय ऐसे लिख। आज जो देखोगे कि मौजूदा परिस्थिति में अगर हम देखें तो आज जितने भी लोग व्यवसाय कर रहे हैं वो लोभ की लालच में या कह सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यवसाय को कहीं न कहीं क्या करते हैं, वो करते हैं। आज भी देखेंगे, आज जो व्यापारी है हमारा वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हर प्रकार के कुकर्मों को कर रहा है। यानी चाहे सरकार की तरफ से वो जायज़ है या नाजायज़ है, सभी प्रकार के उस चीज़ों को क्या करता है, उल्लंघन करता। सरकार कई बार देखते हैं कि कई बार हमारी सरकारी जो होती हैं व्यापार करने के लिए परमिशन भी बनाती हैं। दूसरा हमें देखने हैं कि जो व्यापारी वर्ग है वो कहीं कहीं क्या करता है, आपने देखा होगा टैक्स की चोरी भी करता है। ठीक है, क्या देखो आज व्यापारियों को देखोगे तो उसमें देखोगे कि वो टैक्स की चोरी भी करते हैं। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा एक कानपुर में जो घटना आई थी, वो जो क्या इत्र का व्यापारी था, उसने देखा उसके यहाँ पर कितना पैसा निकला, तो कहाँ से पैसे नहीं, यानी उन लोगों ने क्या कर रखा है, जो
इस टाइप के, यानी आपने अभी प्रेजेंट टाइम में आपने सुना कानपुर में घटना आई, उस घटना को आपने सबने न्यूज़ चैनलों पर सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, जिस जैसे वो इत्र का व्यापारी था, उसी प्रकार से यहाँ पर हम वैष्णव को देखते हैं तो होटल का व्यापारी है, वो सूदखोरी का काम करता है। तो इसी प्रकार के आज हम परिस्थितियों में देख रहे हैं ना, मौजूदा परिस्थितियों आपने देखा कि कानपुर में इस घटना घटी, यानी उसी प्रकार से कह सकते हो कि जो लोभ लाभ पर आधारित लोग व्यापार कर रहे हैं, उसमें जो भ्रष्टाचार और करप्शन करते हैं, इसके उद्देश्य से प्रेरित होकर के, यानी जो आज देखेंगे लोभ लाभ पर आधारित जो व्यापार हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो हमारा व्यापारी वर्ग है, वो सभी प्रकार के कुकृत्य को, या कह सकते हो कि सरकार के लिए, सरकार ने जो नहीं परमिशन दी है उसको भी कहीं ना कहीं लागू करते हैं, या कह सकते हो उन चीज़ों की कालाबाजारी भी करते हैं। अगला इसमें एक हेडिंग बना लें, जैसे मैंने बोला कालाबाजारी के उद्देश्य से, तो इसमें एक लिख देना कालाबाजारी के उद्देश्य से भी प्रेरित होकर के, क्योंकि इसमें कालाबाजारी कहाँ पर आएगी, आपने देखा हेडिंग लिखो कालाबाजारी के उद्देश्य से प्रेरित होकर के, यानी इसमें हरिशंकर परसाई जी जो इस व्यंग्य निबंध को लिख रहे हैं, जो कालाबाजारी है, कालाबाजारी कहाँ है, होटल में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जब बार खोलने की बात आती है, या देखो लड़कियों का जो डांस होता है, ये एक प्रकार के कह सकते हैं कालाबाजारी का काम था। होटल में शराब मिलना जो मिल रही थी, कालाबाजारी का काम है। और कह सकते हो कि वैष्णव अपने होटल में लड़कियों को, कह सकते हैं जो लड़कियां डांस करती है, बार खोलने की अनुमति नहीं मिली है, फिर भी वो पुलिस की साठ गांठ से कालाबाजारी करके और अपने होटल में जो शराब का व्यवसाय चला रहा, वो भी एक टाइप से देखोगे तो कालाबाजारी करके चला रहा। तो हरिशंकर परसाई जी अपने इस व्यंग निबंध में उन लोगों पर व्यंग करते हुए नजर आते हैं जो लोग अपने व्यवसाय में कालाबाजारी के जरिए अपने धंधे को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से वो क्या करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, या कह सकते हो टैक्स चोरी करते हैं। ठीक है, आपने इतने। अगले एक इसमें हेडिंग बताओ, सामाजिक बुराई का विरोध करने के उद्देश्य से। अगला लिख देना सामाजिक बुराई को, इस सामाजिक बुराई को दूर करने के उद्देश्य से, ऐसा भी कहते हैं। इसमें क्या लिखोगे, भ्रष्टाचार है, अगर सामाजिक बुराई में क्या लिखोगे, सामाजिक बुराई को दूर करने के उद्देश्य से। आज हमारे समाज में जो व्यवसाय है, या जो व्यापारी है, जो कालाबाजारी है, जो सूदखोरी है, ये जो है उसको कहीं न कहीं क्या करना है, समाज से कहीं न कहीं दूर भी करना रेखांकित करता है। हरिशंकर परसाई जी क्या कर सकते हैं, सामाजिक बुराई को दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने इस व्यंग्य निबंध को लिखा है। अगर हरिशंकर परसाई जी इस व्यंग्य निबंध को लिखा तो हम लोगों ने पढ़ा, या आने वाले लोगों जब इस व्यंग्य निबंध को पढ़ेंगे तो इस प्रकार का जो व्यवसाय है, जो काला बाजारी चल रही है, उसको क्या करेंगे, उसको रोकने का उनके जरिए क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। इसको ना हो इतने ज़्यादा कालाबाजारी या सूदखोरी का जो काम है, या कैसा होटल व्यवसाय है जिसमें जितना भी भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से भी कह सकते हो, या समाज कह सकते हैं कि समाज में जो कह सकते हैं जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, या समाज को अगली एक हेडिंग बनाना, समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से। अगला एक बना लेना, सामाजिक जागरूकता को फैलाने के उद्देश्य से भी लिख सकते हो एक हेडिंग में, या समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से। हरिशंकर परसाई जी जो इस व्यंग्य निबंध को लिख रहे हैं, वो समाज को कहीं कहीं क्या जागरूक भी करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि इस प्रकार के जो व्यवसायिक हैं, जो धर्म का सहारा लेकर के अपने व्यवसाय को कर रहे हैं और उसको क्या जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो वैष्णव है, वो वैष्णव क्या है, धर्म का सहारा लेकर के अपनी सूदखोरी को जायज़ ठहरा रहा है। दूसरा, मैंने अभी कानपुर वाली घटना को आपको बताया कि वहाँ पर भी टैक्स चोरी हुई, या आप उसको भी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं कि समाज को जागरूक करना चाहते हैं हरिशंकर परसाई जी, जो होटल व्यवसाय में भ्रष्टाचार है, जो सूदखोरी है, जो कालाबाजारी है, इसको कह सकते हैं समाज को जागरूक करना चाहते हैं, ताकि समाज में जितनी भी बुराइयां व्याप्त हैं उनको कम किया जा सके या उनका रोका जा सके। दूसरा, समाज इसको प्रतिकार करे या इसको विरोध की भावना उत्पन्न हो, या कह सकते हो समाज में प्रतिकार को जगाने के उद्देश्य से। प्रतिकार का मतलब होता है लोग इससे नफरत करें, या जो लोग होटल व्यवसाय में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, उनका साथ ना दें बल्कि उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। इसके भी उद्देश्य से कह सकते हो कि हरिशंकर परसाई जी ने इस वैष्णव के विचलन व्यंग्य निबंध को लिखा है। ठीक है, और समाज में जितनी भी विकृतियां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उसको दूर करने के उद्देश्य से। और ध्यान रखना, हरिशंकर परसाई जी का अगर हम
साहित्य को देखेंगे तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि हरिशंकर परसाई जी समाज की जो विकृतियां हैं, विकृति का मतलब होता है जितनी भी बुराइयां हैं उनकी बखिया उधेड़ते हुए उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। बखिया उधेड़ने का मतलब होता है किसी का पर्दाफाश कर देना, ठीक है, जिस प्रकार का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस निबंध में उनका लक्ष्य विभिन्न व्यवसाय में पनपे बढ़ रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान करना है। इसको भी हेडिंग बना लेना, लिखो। इसमें हेडिंग क्या लिखोगे? विभिन्न व्यवसायों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान, या भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान करने के उद्देश्य से। हेडिंग क्या लिखोगे? भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान का मतलब होता है ये बुलावा, ठीक है। क्या लिखोगे? भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान करने के उद्देश्य से इतना लिख देना, ठीक है, ब्लैक पेन से लिख दिया। अब क्या लिखोगे? हरिशंकर परसाई जी इसमें देखेंगे जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, वो समाज क्या करे, इसके विरुद्ध संघर्ष करे या इसको दूर करने का प्रयास करे। ये भी हरिशंकर परसाई जी का उद्देश्य रहा होगा। अगर देखोगे ये हरिशंकर परसाई जी जो हैं इस निबंध को क्यों लिख रहे हैं, उनका मकसद क्या है? मकसद उनका पूरा यही है भाई, प्रतिपाद का मतलब मकसद भी कह सकते हैं, ठीक है, मकसद है, उद्देश्य है, या उसका कह सकते हो कि समाज को बताने का जो रीजन है। प्रतिपाद का मेनली अगर रीजन देखेंगे तो हरिशंकर परसाई जी इसमें जो कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो है, ठीक है, समाज में करप्शन है, भ्रष्टाचार है, सूदखोरी है, कालाबाजारी है, होटल व्यवसाय में बढ़ रहा भ्रष्टाचार है, लेकिन हम लोगों को इसलिए बताना का प्रयास करते हैं ताकि हम लोग क्या करें, जो भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध संघर्ष का आह्वान करने के उद्देश्य से। दूसरा कह सकते हो कि बढ़ रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता को आंदोलित करने के उद्देश्य से, यानी जनता इसके लिए आंदोलन करे और जो लोग इस प्रकार के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, उनको जड़ से खत्म करे या उनको कम से कम करे या उनको दूर हटाने के प्रयास करे, या समाज में जिस प्रकार ये सामाजिक बुराई बन गई है। दूसरा कह सकते हो इसमें एक हेडिंग बना लेना कि जो लोग धर्म का सहारा लेकर के व्यवसाय करते हैं उनका पर्दाफाश करने के उद्देश्य भी रहा होगा हरिशंकर परसाई जी का। क्योंकि हरिशंकर परसाई जी इस चैप्टर को अगर जब पूरा आप पढ़ोगे तो आपको क्या पता चले कि हरिशंकर परसाई जी यहाँ पर क्या करते हैं कि जो लोग धर्म का सहारा लेते हैं, जो लोग धार्मिक चीज़ों का पाखंड का सहारा लेते हैं और धर्म के सहारे अपने व्यवसाय को बताते हैं कि नहीं, आपने प्रेजेंट टाइम में सुना होगा कि बहुत सारे लोग बताते हैं जब कोई बात पूछेगा ये तो गलत है, तो गलत तो बता दोगे, लेकिन वो पौराणिक कथाएं सुना देंगे या किसी भगवान की बता देंगे कि उन्होंने परमिशन दे रखी, यानी धार्मिक सहारा लेकर के या रिलीजन का सहारा लेकर के बहुत समाज में ऐसे लोग हैं, अपने सिर्फ होटल व्यवसाय नहीं या करप्शन कालाबाजारी नहीं, हर प्रकार का जो करप्शन है बहुत आपने सुना होगा ना। पहले क्या होता था कि जो पशु बलि दी जाती, पशु बलि नहीं बल्कि लोगों ने इंसानों की बलि देना स्टार्ट किया, तो किसको? भगवान के सामने बलि देते थे ना, बच्चियों की बलि देते थे, शिशु कन्याओं की बलि दी जाती थी। तो क्या धार्मिक पाखंडी था, यानी जो लोग धर्म का सहारा लेकर के अपने पाखंड को या बताते हैं, जो पाखंडी बने हुए हैं, ये सो कह सकते हो। इसमें दूसरा एक ये भी लिख सकते हो कि वैष्णव के जरिए हरिशंकर परसाई जी उन लोगों पर कटाक्ष करते हुए या व्यंग करते हुए हमें दिखाई देते हैं जो लोग पाखंडी हैं और धर्म का झूठा सहारा लेकर के करप्शन करते हैं। क्योंकि इसमें वैष्णव का अगर आप पूरा कैरेक्टर देखोगे तो हमें किस प्रकार का पाखंडी दिखाई देता है, यानी वो जिस भी धार्मिक चीज़ों को करता है एक टाइप से उसमें पाखंड भरा हुआ, यानी पाखंडी लोगों का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से जो लोग धर्म का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, जो लोग रिलीजन का कह सकते हैं या धार्मिक प्रतीकों का या धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन लोगों का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से। इसमें तो इतने ज़्यादा उद्देश्य बन जाएंगे, इतना ज़्यादा उद्देश्य आप निकाल सकते हो कि कई सारे आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। क्या होगा कि 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और जब हम 20 नंबर के किसी क्वेश्चन को लिखते हैं ना तो हमें क्या होगा, 5 से 6 पेज लिखना पड़ेगा, और 5 से 6 पेज लिखने के लिए ना आपको अलग अलग हेडिंग चाहिए। जब आपके पास अलग अलग हेडिंग रहेंगी और अलग अलग चीज़ें रहेंगी तो आपको लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। जितनी मैं हेडिंग बोल रहा हूँ इनको लिख लीजिए, अगर नहीं लिख पाओगे तो चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से ले लेना, ठीक है। आगे देखिए, धर्म की आड़ में होने वाले भ्रष्टाचार को समाज के लिए घातक है। इस वास्तविक घटना की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से धार्मिक भावनाओं से संचालित पाठक का धर्म के उपयोग के प्रति सावधान करना। इसको एक उद्देश्य और है, धर्म की आड़ में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के उद्देश्य से। क्या लिखोगे? धर्म की आड़ में, जो मैंने आपको बताते जो लोग धर्म का सहारा लेते हैं, वही हेडिंग है।
धर्म की आड़ में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के उद्देश्य से, या पर्दाफाश के जगह कई बार शब्द यूज कर लेना, उजागर करने को। उजागर का मतलब ये होता है किसी चीज का पर्दाफाश कर लेना, ठीक है। या धर्म, जो लोग धर्म का सहारा लेकर के या धार्मिक आड़ लेकर के क्या कर सकते हैं, अपने गलत व्यवसाय करते हैं। दूसरा कह सकते हो, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा करके जो लोग धार्मिक भावना, इससे क्या हो रही है, अब मान लो सिंपल से बात सुनो, जो व्यक्ति भगवान विष्णु का भक्त होगा, ठीक है, और उसमें धर्म में उसकी बहुत ज़्यादा आस्था है, ठीक है, लेकिन वैष्णव जैसे कैरेक्टर को देखेगा और वैष्णव जैसे व्यक्ति को देखेगा कि वो भगवान का गलत दुरुपयोग कर रहा है, तो क्या होगा, उसकी धार्मिक भावना को आहत पहुंचेगा ना। तो आप समझ सकते हो। तो यानी जो लोग धर्म का या कह सकते हो रिलीजन का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, उन लोगों का भी कहीं कहीं इसमें हरिशंकर प्रसाद जी पर्दाफाश करना का। दूसरा इसमें एक चीज लिखना, जितना भी आप ना हर प्रतिपाद में एक हेडिंग जरूर लिखना, सामाजिक दायित्व के उद्देश्य से। क्या लिखोगे, सामाजिक दायित्व के उद्देश्य से। चाहे आपका पहला, चाहे पूस की रात का प्रतिपाद लिखो, चाहे वैष्णव की फिसलन का प्रतिपाद लिखना, चाहे महादेवी वर्मा का जीने की कला का प्रतिपाद लिखना, उसमें एक हेडिंग जरूर लिखना, सामाजिक दायित्व के उद्देश्य से। ध्यान से सुनो, हरिशंकर परसाई जी का भी सामाजिक दायित्व है कि समाज में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको दूर करने का प्रयास करें। या पिछला जो हमारा चैप्टर गया था उसमें जब मैंने पूस की रात वाला बताया था, उसमें प्रतिपाद सारे बताए थे, तो उसमें मैंने क्या बताया था, बोलिए, हेलो, हाँ बोलिए, इसमें हेडिंग में क्या लिखोगे, सामाजिक दायित्व के उद्देश्य से, और एक्सप्लेन क्या करोगे कि वैष्णव की फिसलन हरिशंकर परसाई जी ने जो इस व्यंग निबंध को लिख रखा है, हरिशंकर परसाई जी का दायित्व भी बनता है, या कह सकते हैं समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी है, समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी है कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो लोग करप्शन कर रहे हैं, जो लोग धर्म की आड़ लेकर के अपने भ्रष्टाचार को या करप्शन को या काला बाजारी को जायज ठहराने की या सही ठहराने की कोशिश करते हैं, उन लोगों का पर्दाफाश करें, उन लोगों की जो चीज़ें उनको बताएं समाज के लिए। यानी हर लेखक का एक दायित्व तो जरूर बनेगा। इस जो मैंने हेडिंग बताया है, सभी जितने भी कोई भी प्रतिपाद लिखोगे, हर प्रतिपाद में इसको जरूर लिखना कि हर लेखक क्या क्या होता है, सामाजिक दायित्व होता है, और एक सामाजिक जिम्मेदारी भी लिख सकते हो, यानी सामाजिक जिम्मेदारी के उद्देश्य से भी कर सकते हो, समाज को जागरूक करने के उद्देश्य, यानी सबका एक दायित्व बनता है। अब सिंपल सा देखिए, आपने कोई गलत काम को देखा तो आपका भी ये दायित्व बनता है, आपको भी दायित्व बनता है कि आप लोगों को उसके लिए जागरूक करो कि लोगों को पता चले, ताकि उस बुराइयों को जड़ से खत्म किया जा सके। उसी प्रकार से कह सकते हैं, हरिशंकर परसाई जी ने जब देखा कि बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यापारी हैं, या ऐसे लोग हैं जो समाज में बने हुए हैं और कहीं कहीं धर्म का सहारा लेकर के या धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेकर के अपने गलत कार्य को कर रहे हैं, तो कहीं कहीं हरिशंकर परसाई जी का सामाजिक दायित्व ये बनता है कि वो लोग इन धार्मिक जो पाखंडी लोग हैं इनका पर्दाफाश करें और समाज के सामने लेकर के आए, ताकि समाज इन लोगों का प्रतिकार कर सके। प्रतिकार का मतलब होता है विरोध कर सके, और इस प्रकार के पाखंडियों का पर्दाफाश हो और ये पाखंडी जल्द से जल्द पकड़े जाएं, या करप्शन जो उसको कम किया जा सके, या करप्शन या भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। ठीक है, तो इसमें पूरा यही रहेगा। ठीक है, सामाजिक जिम्मेदारी एक ही हुआ ना सर? हाँ, सामाजिक जिम्मेदारी के उद्देश्य, या सामाजिक दायित्व भी लिख सकते हो। अगर हिंदी में लिखो तो कई बार लिखना सामाजिक दायित्व के उद्देश्य से, इसमें एक प्रतिपाद बना ले। और ये प्रतिपाद जितने भी लिखोगे प्रतिपाद, सभी में एक हेडिंग को जरूर लिखना, क्योंकि सबका एक सामाजिक दायित्व बनता है। अगर आप महादेवी वर्मा का पढ़ोगे, महिलाओं वाला जब उन्होंने चैप्टर लिख रखा, तो महादेवी वर्मा का दायित्व बनता, भाई जिम्मेदारी है कि आप महिलाओं की जो समस्या है उसको बताओ। जो महिलाओं की जो समस्या है, जो बेटियों लड़कियों की जो समस्या है उसको बताना हर लेखक का दायित्व है। ठीक है, आगे देखो, धर्म या व्यक्ति भावना में अपने आप में कोई अच्छी बुरी चीज़ नहीं, उसकी अच्छाई बुराई करके उसका सामाजिक व्यवहार पर निर्भर करती है। अतः जब धर्म का सामाजिक भ्रष्टाचार की ओट बन जाए, उसे बढ़ावा देना ही निश्चय ही त्याज बन जाता। लेखक ने इस निबंध के माध्यम से व्यावसायिक भ्रष्टाचार के साथ साथ धार्मिक विषयक उपयुक्त शीर्षक के भी पाठक के सामने प्रस्तुत किया है। ध्यान से सुना, वैष्णव की फिसलन में संकलित रचनाएं हमारे आसपास की जिंदगी को उड़ेल कर हमारे सामने रख देती हैं, और
ऊपर से सीधी साधी दिखने वाली घटनाएं स्थितियों में नई अर्थ देने वाली लगती हैं, उसके अंतर्निहित आशय के उजागर करते हैं। यानी अगर देखोगे कि जो जिस घटना को हरिशंकर प्रसाद जी बता रहे हैं, ये हमारे आसपास ही इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं। जैसे मैंने आपको कानपुर वाली एक घटना बताया कि एक व्यवसायी था, वो क्या सेंट के जिसे क्या बोलते हैं, इत्र बोलते हैं ना, इत्र व्यापारी था, तो इत्र का काम करता था। उसके यहाँ पर कितना पैसा मिला है कि वो मशीन लगवाई गई, पैसे नहीं गिन पा रहे थे, पैसे गिनने के लिए मशीन लगी। यानी कह सकते हो आज भी समाज में ऐसे लोग व्याप्त हैं जो कह सकते हो कालाबाजारी कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म का सहारा लेकर के अपनी चीज़ों को जायज़ ठहराने की कोशिश भी करते हैं। इस संग्रह की रचनाएं आज के जीवन की विसंगतियों को या विरोधाभासों के अवरोधों को कुंठाओं पर चोट करती है। यानी हरिशंकर, इसमें अब क्या लिखोगे, इसमें जब निष्कर्ष लिखोगे, हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया यह व्यंग निबंध उन व्यवसायियों पर कुठाराघात का मतलब होता है चोट करना, यानी उन या पर्दाफाश करना। हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है व्यंग निबंध आज के जीवन में जो विसंगतियां हैं उनको या अवरोधों को या कुंठाओं पर चोट करता है और बताता है कि विसंगतियों के विरुद्ध कलम जैसे ताकतवर काम कर सकती है। यानी हरिशंकर परसाई जी अपने कलम के जरिए व्यवसाय में जो लोग धर्म का सहारा लेते हैं या जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, होटल व्यवसाय में करप्शन कर रहे हैं, जो लोग धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेकर के अपने व्यवसाय को सही बताने की कोशिश करते हैं, उसमें हरिशंकर परसाई जी की जो कलम है एक तलवार का काम करती है। और हरिशंकर परसाई जी ने इस व्यंग निबंध को लिख करके समाज को जागरूक करने का उनका मूल उद्देश्य रहा होगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको भूमिका से आपको स्टार्ट किया था और मैंने आपको निष्कर्ष तक बताया। तो इसमें जितनी भी मैंने आपको हेडिंग बताई, इन सभी हेडिंग को क्या करना है, आप लिख लीजिए। और जितनी हेडिंग है, देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, भूमिका, सभी में भूमिका लिखा जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन भूमिका, उसके बाद लिखना प्रतिपाद्य, उसके बाद क्या लिखोगे, वैष्णव के फिसलन का मुख्य प्रतिपाद्य निम्नलिखित है। फिर उसके बाद जितने हेडिंग बताई उतने सारे पॉइंट लिखते चले जाना, पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना, जो जैसे जैसे मैंने बोला है आपको बताया है, पॉइंट को आपने एक्सप्लेन कर दिया। फिर नीचे लिख देना निष्कर्ष। आप इतना लिख दोगे तो आपका पूरा जो प्रतिपाद होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और पूरा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो निष्कर्ष में क्या लिखोगे, मैं दोबारा बता देता हूँ। निष्कर्ष में लिखो, देखो आपने लिखा निष्कर्ष मैं रिपीट करता हूँ। देखो, हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया यह व्यंग निबंध में हरिशंकर परसाई जी समाज में जो विसंगतियां व्याप्त हैं या जो अवरोध हैं या जो कुंठाएं हैं उन पर चोट करते हुए नजर आती हैं। और हरिशंकर परसाई जी इस व्यंग निबंध में उन लोगों पर कटाक्ष करते हुए या व्यंग करते हुए हमें दिखते हैं जो लोग धर्म का सहारा लेकर के अपने भ्रष्टाचार कर रहे हैं या करप्शन करते हैं, जो लोग कालाबाजारी करते हैं और उसको धर्म के सहारे या धार्मिक प्रतीकों के सहारे जायज़ या उचित ठहराने की कोशिश करते हैं। उन पर हरिशंकर परसाई जी ने इस व्यंग निबंध में कह सकते हो, इस व्यंग निबंध में उन्होंने उन लोगों का पर्दाफाश किया है। और हरिशंकर परसाई जी की जो कलम है एक तलवार का काम करती है और समाज में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के उद्देश्य से उनकी जितनी भी तमाम रचनाएं हैं उनकी मुख्य रही हैं। और इसमें मेनली लिख देना, हरिशंकर परसाई जी इस व्यंग निबंध का मूल उद्देश्य यही रहा होगा कि समाज में जो विसंगतियां हैं, जो लोग धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेकर के या भ्रष्टाचार या करप्शन कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश करना या समाज के सामने उनको लाना, ताकि समाज में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को कम किया जा सके या रोका जा सके, उनका मूल उद्देश्य रहा होगा। आप इसको निष्कर्ष में इसी प्रकार से आप लिख लेना। ठीक है, इसे क्या लिखोगे, एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ उसको लिख लेना। ठीक है, लिखो, वैष्णव की फिसलन निबंध के चरित्र विधान के बारे में बताइए। यानी वैष्णव की फिसलन में वैष्णव का चरित्र यानी कैरेक्टर हमें किस प्रकार दिखाई पड़ता है, एक क्वेश्चन आता है। वैष्णव की फिसलन व्यंग निबंध में वैष्णव का चरित्र कैसा है, या वैष्णव की फिसलन व्यंग निबंध में चरित्र विधान के बारे में बताइए। इस टाइप का क्या आता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए कि इसमें वैष्णव का जो चरित्र है या जो उसका कैरेक्टर है वो हमें किस टाइप का दिखाई देता है। तो इसमें जो पूछा जाएगा ये इम्पॉर्टेंट ही समझ लीजिए, मोस्टली कई बार पूछा जाता है चरित्र विधान। तो इसका जो चरित्र विधान है
वो देख लीजिए। ठीक है, चरित्र विधान पे आइए, ध्यान से सुनना। इस निबंध में बहुत ही कम पात्र हैं। अगर हम इस पूरे निबंध की बात करें तो पात्र का मतलब होता है इसमें जो कैरेक्टर हैं बहुत ही कम कैरेक्टर हैं। एक तो मुख्यतः वैष्णव है, दूसरा भगवान विष्णु हैं जो हम मूर्ति की यानी जिसका परम भक्त है कह सकते हो, बहुत ही कम। जिसमें मुख्य पात्र जो वैष्णव करोड़पति है, व्यवसायिक समुदाय का प्रतिनिधि है। यानी इसमें जो मुख्य कैरेक्टर है क्या है, वैष्णव है, वो क्या है, व्यवसायिक है, यानी व्यवसाय करता है, व्यापार करता है। और इसका मुख्य व्यवसाय क्या है, सूदखोरी करना। सूदखोरी का मतलब होता है ब्याज पर पैसे जो लोग चढ़ाते हैं। आपने सुना होगा ना, मार्केट में जो लोग बहुत सारे लोग ब्याज पर पैसे देते हैं, तो उस टाइप का क्या करता है, एक काम करता है। उसी कार्य को पूरे निबंध में चित्रित किया गया है। इसमें जो वैष्णव है भगवान विष्णु का परम भक्त है। क्या है, इस चैप्टर में जो वैष्णव है भगवान विष्णु का परम भक्त है, या कह सकते हो पुजारी है, उनकी बहुत आराध्य है और उनका बहुत ज़्यादा उनकी पूजा। वैष्णव जो है लगभग 2 घंटे, वैष्णव क्या है लगभग डेली 2 घंटे क्या करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है। ठीक है, और फिर क्या आता है, अपनी शॉप पर आता है, अपनी दुकान पर आता है और दुकान पर बैठ जाता है। वहाँ पर मसनद लगाए, यानी जो उसका जो कह सकते हैं जो उसकी टेबल लगी है, चेयर लगी हो, वहाँ पर पे आके बैठ जाता है और दिन भर सूदखोरी का काम करता है। और भगवान विष्णु का मुनीम बन करके, यानी भगवान विष्णु का मुनीम इसलिए बोला गया है क्योंकि जो वैष्णव है उसने अपनी सारी जायदाद या जो प्रॉपर्टी है उसने भगवान विष्णु के नाम करके, यानी अगर कोई भी गलत काम होता है तो भगवान विष्णु के सहारे या मत्थे मढ़ देता है कि तो भगवान विष्णु की मर्जी थी, जो सारा काम हो रहा है इसमें तो मेरा कोई दोष ही नहीं है। इसका कैरेक्टर है। दूसरा क्या करोगे, उसने धर्म का सहारा लेकर के, यानी उसने धर्म का सहारा लेकर के या अलग अलग तरीके से बहुत सारा धन उसने क्या करनी, यानी बहुत सारे उसने क्या कर लिए, अपने पैसे इकट्ठा कर लिया। यानी वैष्णव ने क्या किया है, उसने धर्म का सहारा लेकर के या सूदखोरी का काम करते, काला बाजारी का काम करके उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है, धन इकट्ठा कर लिया और ईश्वर और सारे अपने बुरे कामों को भगवान विष्णु के लिए उसको अंजाम देता है। इसका दूसरा पात्र भगवान विष्णु को माना जा सकता है। इसमें दूसरे क्या है, पात्र भगवान विष्णु है। उसने जो बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया है तो वो क्या करता है, एक होटल खोल लेता है। क्योंकि जब वो भगवान विष्णु के सामने जाता है, कहता है हे प्रभु, मैंने आपकी कृपा से इतनी जायदाद तो जोड़ ली है, मैं इस जायदाद का क्या करूं। तो उसके अंतरात्मा से आवाज आती है, हे मूर्ख, अगर तूने जायदाद इतनी जोड़ ली है तो एक काम क्यों नहीं करता, तू जाके होटल खोल ले। होटल व्यवसाय तो इस टाइम बहुत ज्यादा चल रहा है। तो क्या करता है, उसने एक होटल खोल लेता है, यानी होटल का वो एक होटल बना लेता है। होटल में क्या होता है, सभी प्रकार के जितने शाकाहारी भोजन जो होते हैं वो मिलने लग जाते हैं। यानी दाल है, चावल है, सब्जी है, या जो जितने भी खाना होता है, या रायता है, सलाद है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एक दिन क्या होता है, एक उसमें व्यापारी या कह सकते हैं एक किसी कंपनी का कोई आकर गेस्ट वहाँ पर ठहरता है। तो गेस्ट आकर उससे बोलता है कि यहाँ पर तो सभी प्रकार के आपने खाने बने हैं, आपका होटल अच्छा है, लेकिन यहाँ पर नॉन वेज खाने के लिए हमारे लिए कुछ नहीं है। तो कहता है कि मैं वैष्णव हूँ, यानी भगवान विष्णु का भक्त हूँ, और मैं अपने होटल में नॉन वेज कैसे प्रोवाइड करवा सकता हूँ। फिर कहता है वो धर्म संकट में फंस जाता, तो भगवान विष्णु के पास जाएगा और फिर भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, होटल में जो लोग हैं वो मुझसे मांस मांग रहे हैं, या कह सकते हैं नॉन वेज मांग रहे हैं, मैं क्या करूं। तो भगवान उसके अंतरात्मा से आवाज आती है कि क्योंकि जितने भी तूने गांधी जी का भजन नहीं सुना, वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराई जाने दे। यानी तू जो तुम्हारे होटल में जो लोग आ रहे हैं उनकी अगर पीर को यानी पीड़ा को तुम समझ नहीं रहे हो, तुम कैसे वैष्णव हो। यानी तुम जा करके उसके अंतरात्मा से आवाज आती है, जो उसकी खुद की आवाज रहती है, कह जाओ तुम उसका प्रोवाइड करवा दो। फिर जाता है कि अपने होटल में वहाँ पर नॉन वेज जो होता है वहाँ पर प्रोवाइड करवा देता है। उसका होटल अच्छे से चलने लग जाता है। परंतु अगले दिन आगे चल करके क्या होता है कि वहाँ पर फिर एक क्या रहता है, होटल का जो मैनेजर है कह लीजिए, वो आता है और उससे बोलता है कि यहाँ पर तो सब अच्छा, नॉन वेज तो हो गया, लेकिन अब नॉन वेज के पचाने के लिए हमारा कुछ चाहिए। तो वैष्णव कहता है कि यहाँ पर मैं भगवान विष्णु का जो भोग है उसको, या चरणामृत कह लीजिए, या मैं आपके लिए चरणामृत प्रोवाइड करवा देता हूँ,
लेकिन वो कहता है कि हमें चना मिर्च की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें यहाँ पर शराब चाहिए। तो वैष्णव क्या था, फिर बेचारा धर्म संकट में पहुंच जाता है। फिर भगवान विष्णु के पास जाएगा, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, वो तो मेरे से मदिरा मांग रहे हैं। तो फिर उसको भगवान अंतरात्मा से आवाज आती है, हे मूर्ख, मैंने मदिरा के संबंध में इतने सारे श्लोक गढ़ रखे हैं, कह रखे हैं, तो मदिरा को क्यों नहीं, मदिरा तो देवता पीते हैं, यानी सोमरस जिसे बोलते हैं। आपने सुना होगा कि भगवान शंकर में सोमरस, यानी बहुत सारे देवताओं ने इसको सोमरस कहते थे, सोमरस तो देवता पीते हैं, तुम क्यों रोक रहा उस चीज को। तो क्या करता है, अगले दिन जा करके होटल में शराब भी बटने लग जाती है, वहां पर शराब भी मिलने लग जाती है। फिर क्या होता है, एक फिर अधिकारी कोई आता है, उससे कहता है कि यहाँ पर तो सारी चीज़ें प्रोवाइड हैं, अब यहाँ पर हमें बार चाहिए या जहाँ पर महिलाएं डांस करती हैं। फिर वो धर्म संकट में पहुंच जाता है, फिर भगवान विष्णु के पास जाएगा, फिर उसके अंतरात्मा से आवाज़ आएगी। फिर वो भगवान विष्णु के अंतरात्मा से आती है कि तू इन चीज़ों को प्रोवाइड करवा दे, क्यों नहीं करवाता। फिर वो जाके अगले दिन वहाँ पर कह सकते हो बार भी खुलवा देता, वहाँ पर डांस भी होने लग जाता है। फिर आगे चल करके वहाँ पर फिर कोई गेस्ट आएगा, फिर उससे कहता है कि आपके यहाँ तो सारी सही है, अब जो यहाँ पर डांस कर रही हो हमें महिलाएं कम, हमारे कैबरे यहाँ पर चलवाइए, कैबरे की मांग करते हैं। तो फिर बेचारा धर्म संकट में पहुंच जाता है। फिर वहाँ पर भगवान विष्णु के पास जाएगा, तो बोलेंगे तू स्त्री और पुरुष के संबंध को क्यों जोड़ना चाहता है, ये और क्यों रोक रहा है, तू जाके प्रोवाइड करवा दे, यानी फिर उपलब्ध करवा देता। यानी इस पूरे अगर हम व्यंग निबंध में देखेंगे तो वैष्णव जो है मात्र भगवान विष्णु का सहारा लेकर के सभी प्रकार के कुकृत्य या गलत कामों को, उसको जो फायदा होता है उन कामों को करता है, और भगवान विष्णु के सामने वह लगभग 2 घंटे तक डेली पूजा करता है। एक टाइप से कह सकते हो बहुत ही पाखंडी व्यक्ति का कैरेक्टर हरिशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर उद्घाटित करने का या हमें बताने की कोशिश की है। और इस पूरे चैप्टर में अगर आप वैष्णव को देखोगे तो धर्म जो वैष्णव है वह धर्म का सहारा लेकर के या भगवान विष्णु का सहारा लेकर के अपने सारे गलत कामों को करता है, और अपने सभी गलत कामों को यहाँ पर करता भी है। और इससे क्या होता है कि वो बार बार भगवान विष्णु का सहारा लेकर के, हे प्रभु मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। तो उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आती है, जो उसकी खुद की आवाज़ रहती है। एक प्रकार से कह सकते हो कि हरिशंकर परसाई जी ने यहाँ पर एक ऐसे पाखंडी व्यक्ति को उद्घाटित या बताने का प्रयास किया है जो धर्म का सहारा लेकर के कालाबाजारी करता है, सूदखोरी का काम करता है। वह स्वयं कर्ज देते हैं और ब्याज लेते हैं, 2 नंबर का धंधा इस प्रक्रिया से तथा कथित धर्म के प्रमुख आधार भगवान विष्णु को सांकेतिक का मौका हो रहा। यानी इसमें एक प्रकार से कह सकते हो कि भगवान विष्णु का जिस प्रकार वह सहारा लेता है, एक प्रकार से हरिशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर मजाक उड़ाते हुए या कह सकते हो व्यंग करते हुए उन लोगों पर व्यंग और कटाक्ष करते हैं जो लोग किसी धर्म का सहारा लेते हैं, यानी भगवान का सहारा लेते हैं, या किसी धार्मिक प्रतीक यानी रिलीजन का सहारा लेकर के जो अपने गलत कामों को करते हैं या गलत चीज़ों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। उन लोगों पर यहाँ पर देखेंगे तो हरिशंकर प्रसाद जी उन लोगों पर यहाँ पर व्यंग करते हुए या कटाक्ष करते हुए हमें नजर आते हैं। क्योंकि इस निबंध के अनुसार वैष्णव तो उनका मुनीम मात्र है और उनकी अनुमति से लोगों को कर देता था। यहाँ पर जो वैष्णव है उसने क्या कर रखा, वैष्णव ने क्या कर रखा, अपनी उसकी जो पूरी संपत्ति या कह सकते जितनी प्रॉपर्टी है उसने भगवान विष्णु के नाम कर रखी है। यानी जब उस पर कोई कोई लांछन लगाए या कहे कि तुम तो काला बाजारी कर रहे हो, सूदखोरी काम कर रहे हो, तुमने तो इतने पैसे जोड़ लिए हैं, इतना करोगे क्या, तो कहेगा मैंने पैसे कहाँ जोड़े हैं, तो भगवान विष्णु की सारी संपत्ति है, मैं कहाँ यूज करता। ये तो जो सारा पैसा जो आ रहा है, जो मेरे को लाभ हो रहा है, जो सारा प्रॉफिट हो रहा है, वो तो भगवान विष्णु की इच्छा से हो रहा। अगर भगवान विष्णु की इच्छा नहीं होती तो मुझे कुछ लाभ ही नहीं होता। ये तो जो मैं सारा काम कर रहा हूँ वो भगवान विष्णु की कृपा से कर रहा हूँ। एक प्रकार से क्या कहोगे कि यहाँ पर धर्म का पाखंड है, यानी वो जो वैष्णव है ना, वो कह सकते हो कि 1 नंबर का बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है, जो धर्म का सहारा लेकर के और भगवान विष्णु का नाम लेकर के सूदखोरी और कालाबाजारी और होटल व्यवसाय में अपने गलत कामों के कृत्यों को कर रहा है, और जिसने पुलिस से भी साठ गांठ कर रखी। यहाँ पर कह सकते हो इसमें एक देखेंगे कि हमारे समाज में जो पुलिस है, पुलिसिंग, क्योंकि यहाँ पर आपने सुना होगा इस चैप्टर को जब पूरा पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि वैष्णव क्या करता है कि जब वहाँ पर कैबरे खुलने की बात आती है तो यानी पुलिस वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं करेगी, तो उसका जो मैनेजर है होटल का वो कहता है कि मैंने पुलिस से बात कर ली। यानी यहाँ पर सिर्फ धार्मिक सहारों का नहीं बल्कि हमारे समाज में जिस तरह की पुलिसिंग है, या कह सकते हो कि जो पुलिस है वो भी जिस प्रकार से व्यवसायियों से मिली हुई है, और जो कह सकते हो काला बाजारी में जो पुलिस है, या कह सकते हो जो हमारी पुलिस के लोग हैं या सुरक्षा जो लोग हमारी करते हैं, वो लोग किस प्रकार से देखोगे जिन लोगों को
जिन लोगों को समाज में बुराइयों को रोकने के लिए रोका गया है या रखने बुराइयां ना हो या अपराध को कम करने के लिए रोका गया है, वही अपराध को बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं अपराधियों का समर्थन करते हैं या सपोर्ट करते हुए भी नजर आते हैं। इसको भी आप व्यंग्य निबंध में या प्रतिपाद में भी आप इसको ऐड कर सकते हो, यहाँ पर भी बता सकते हैं। यानी भगवान जो है इसमें अन्य जो पात्र हैं, यानी ओनली दो ही कैरेक्टर हैं। एक तो वैष्णव है जो भगवान विष्णु का परम भक्त है, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ोगे जो जितना मैंने बताया है यही सारी चीज़ें हैं पूरे वैष्णव इस चैप्टर में, ठीक है। और जो कि इसमें अन्य कोई भी चैप्टर है बहुत ही नाम मात्र के चैप्टर है, कोई खास कैरेक्टर नहीं है इसमें। अन्य जितने भी पात्र हैं उसमें कोई कैरेक्टर नहीं है। अगर हम वैष्णव का चरित्र कैसा दिखाई देता है तो चरित्र आप जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया कि वैष्णव जो है वो किस टाइप का व्यक्ति रहा होगा। और एक प्रकार से धर्म का सहारा लेकर के, पाखंड का सहारा लेकर के अपने सभी गलत कामों को वो क्या करता है, सही ठहराने की या जायज ठहराने की कोशिश करता है, ठीक है, अन्य पात्र के रूप में। और होटल में विभिन्न व्यवसायिकों की मांग करता है, यानी अन्य जितने लोग हैं जितनी भी मांग होती है वो प्रोवाइड करवाते चला जाता है और धर्म का सहारा लेता रहता है। तो आप इसमें जब ये लिखने के बारे में आके कि वैष्णव की फिसलन में वैष्णव का चरित्र कैसा दिखाई देता है या चरित्र विधान बताइए वैष्णव की फिसलन व्यंग्य निबंध में, तो आपको जो मैंने बताया है यही सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अगर आप इन सारी चीज़ों को लिख दोगे तो पूरा जो चैप्टर आपका क्वेश्चन होगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें जो रहा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो पूछा जाता है मैं बता देता हूँ कि वैष्णव की फिसलन के निबंध का सार, क्वेश्चन रहा निबंध का सार क्या है, इसकी अंतर्वस्तु या कथ्य क्या है। अंतर्वस्तु, कर्थ और संरचना शिल्प, ये जो बचा हुआ है ना इसको ना मैं कल बता दूंगा, या शीर्षक की सार्थकता क्या है। ये जितने भी 2 या 3 क्वेश्चन बचे हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी मैं आपको कल जरूर करवा दूंगा, ठीक है। तो इनको आपको मैं कल करवा दूंगा। कल जब मैं क्लास लूँगा तो इसमें जितना भी जो बचा हुआ आज का जितना भी इसमें बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कल करवा दूंगा और पूरा चैप्टर फिर कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।